का ख्याल रखना वो ज़रूरी है। In the start of the chapter, I have placed one Quranic injunction and two Quranic injunctions actually. One is from Surah Al-Baqarah, ayat 155. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran Kareem, and certainly we shall test you with something of fear, hunger, loss of health, lives, and fruits, but give glad tidings to as-sabirin, the patient ones. इस आयत मुबारका का जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर मेंशन करने का वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी से लेकर जो एक मैन मेड सेटअप है इस दुनिया तक, वी आर ऑल बीइंग टेस्टेड, ओके, एंड वी हैव टू comply with the standards. We have to show our KSAOs as per required by the world to perform the TDRs of the world. In 48th verse of the Surah Al-Ma'idah in Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, and we have sent down to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the book, this Quran, in truth, confirming the scripture that came before it, and trustworthy in highness, and a witness over it. So judge between them by what Allah has revealed, and follow not their vain desires, diverging away from the truth that has come to you. To each among you we have prescribed a law and a clear way. If Allah willed, He would have made you one nation, but that He may test you in what He has given you. So strive as in a race in good deeds. The return of you all is to Allah. Then He will inform you about that in which you need to differ. So in this Ayah Mubarakah as well, we can see कि ये दुनिया ये दारुल जज़ा नहीं है, दारुल अमल है, और उस अमल के अंदर कई हवालों से हमें टेस्ट किया जाता है कि क्या हम तकाज़ों के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जज़ा और सज़ा इवेंचुअली इज़ नो डाउट अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इख्तियार में है, लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करना वो शर्त है। इसके बाद बहुत सारी बातें वो हमारे इख्तियार में नहीं होती। अब ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में एम्प्लॉइज को जो भी हमने लेसन सीखा कुरान करीम से भी, और वो ये है कि कोशिश करते रहना चाहिए डेवलपमेंट की, अपग्रेडेशन की, अपने आप को बेहतर से बेहतर इस्टेब्लिश करने की, और फिर जहां तक मुमकिन हो सके हम अपने काम को सही तौर से अंजाम भी दें, और फिर ग्रेजुअली हमारी जो एवेल्युएशंस होंगी वो हमें इस बात का इदराक दे रही होंगी कि कहां कहां पर कमी है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। अब ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में जब हम एक ह्यूमन को हायर करने की बात करते हैं और फिर उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स की तरफ डेवलपमेंट हमारी शुरू होती है एचआर फंक्शनैलिटी में, तो ये सारा एक सीक्वेंशियल कॉन्टेक्स्ट में वो डेवलप करेगा। अब इस सीक्वेंशियल कॉन्टेक्स्ट में जो पहला स्टेप हमारे पास आता है, दैट इज एस्टैब्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान। अब जब ऑर्गेनाइजेशन ने अपना स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान डेवलप कर लिया, अपने होने का मकसद बता दिया, अपना पर्पस ऑफ बीइंग, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस बता दी, तो उसके साथ फिर आप ये भी सोचोगे कि फ्यूचर में आपको क्या करना है और आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं, और इन तमाम चीजों को डायरेक्टली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो इफेक्ट कर रही होगी, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाली तब्दीलियां वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट को वो मुतासर लाजमन करेंगी।
सो जो भी आपका बिजनेस प्लान बना, अपनी डायनामिक एनवायरनमेंट में रहते हुए, जो भी आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड की थ्रू द मिशन एंड विजन एंड वैल्यू स्टेटमेंट्स, और जो भी आपके स्टेक होल्डर के कंसर्न्स डेवलप हुए, उन सबको मद्देनजर रखकर आप एस्टैब्लिश करोगे एक ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी. अब ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी would obviously be there to achieve human resource objectives. ठीक है. अब ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज जब आपने बिजनेस प्लान को देखकर बना लिए, तो फिर अगला स्टेप हमारे पास होगा ह्यूमन रिसोर्स प्लान्स एंड पॉलिसीज. और ह्यूमन रिसोर्स प्लान्स एंड पॉलिसीज के मुताबिक आप डेवलप करोगे अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस. उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सिलेक्शन प्रोसेस इज द थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली. उस सिलेक्शन प्रोसेस में we'll be calling application and resumes, we'll be conducting preliminary interviews, we'll be having tests, background investigations हम कर सकते हैं, सिलेक्शन इंटरव्यूज हम कंडक्ट कर सकते हैं, हम मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं. हम फिर डिसीजन लेंगे इस तमाम की रोशनी में कि कौन कौन सा कैंडिडेट यहाँ तक शॉर्टलिस्ट हो चुका है, और उसके बाद फिर आपकी अपॉइंटमेंट वो फाइनलाइज हो जाएगी. सो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट. अब टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जो हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं, इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, इन दो चीजों को हमें इंश्योर करना है कि आपके टेस्ट की जो स्कोर है वो ओवर ए पैसेज ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसमें स्कोर में डेविएशंस ना हो, और वो वैलिड भी टेस्ट डिजाइन हो, क्योंकि जिस चीज को आपने एवेल्युएट करवाना है उस टेस्ट के कंटेंट्स भी उसी के मुताबिक ही डेवलप वो होने चाहिए. आप कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, इन सब चीजों को आप इंश्योर वो करोगे. एक इफेक्टिव सिलेक्शन टेक्निक के अंदर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का होना जरूरी है. एज इट इज सेड कि रिलायबिलिटी इज द एक्सटेंट टू व्हिच अ स्कोर फ्रॉम अ टेस्ट इज स्टेबल एंड फ्री फ्रॉम एरर. इसलिए हमें रिलायबिलिटी चाहिए. और वैलिडिटी को जैसे वो दोबारा से डिफाइन कर रहा है कि वैलिडिटी इज द डिग्री टू व्हिच इन्फरेंसेस फ्रॉम स्कोर्स ऑन टेस्ट्स और असेसमेंट्स आर जस्टिफाइड बाय द एविडेंस. तो हम इस बात की शहादत भी दे सकें कि जिस चीज को हम एवेल्युएट करवाना चाह रहे हैं वही चीज टेस्ट में डिजाइन वो की गई है. सो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, क्राइटेरियन, कंटेंट, इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन वो कर चुके हैं, लिहाजा मैं इसकी डिटेल में फिल वक्त वो नहीं जा रहा हूं. अब वैलिडेट टेस्ट को कैसे करना है, इसके ऊपर भी हमारी लास्ट चैप्टर में बात हुई थी कि हमने अपने जॉब एनालिसिस के बाद टीडीआर, केआरए, केपीए, केपीआईज, इन तमाम चीजों को वैल्यूएट करना है. हमने टेस्ट की टाइप को कैलकुलेट को चूज करना है. उसके बाद हमने टेस्ट को एडमिनिस्टर करना है, और एडमिनिस्टर करने के बाद टेस्ट को कंडक्ट करना है. और विद द पैसेज ऑफ टाइम we'll try to validate our test and revalidate our test as much as we could. अब टेस्टिंग प्रोग्राम गाइडलाइंस जो कुछ हमारे पास हैं, इस पे लास्ट टाइम भी कुछ बात हुई थी, मैं थोड़ी सी फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जैसे यूज टेस्ट्स एज सप्लीमेंट्स, वैलिडेट द टेस्ट्स, monitor your testing instruction program, keep accurate records, use a certified psychologist जो कि ज़ाहिर है इंटरप्रेट कर सकता होगा आपके सारे टेस्ट स्कोर्स को, और टेस्ट को पंच भी कैसे करना है. The certified psychologists, they know how to conduct all that research. Manage test conditions, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट स्कोर्स वो रिक्वायर कर रहे हैं. और वैलिडेट, रिवैलिडेट periodically, और हमें वक्तन फवक्तन अपने टेस्ट को रिविजिट करना पड़ेगा ताकि हम उसको बेहतर से बेहतर बना सकें. अब जब हम एक टेस्ट की रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो वी हैव एन ऑप्शन नोन एज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का मतलब क्या होगा कि विद द टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी मेथड सेवरल पीपल ईच टेक द सेम टेस्ट ट्वाइस. ठीक है, कई लोगों को हम एक्सपीरियंस करवाएंगे कि वो एक ही तरह के टेस्ट को 2 दफा कंडक्ट करेंगे. द स्कोर्स फ्रॉम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट आर correlated with scores from the second to determine whether they are similar or not. ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. इसके बाद हमारे पास है अल्टरनेट फॉर्म्स रिलायबिलिटी. और अल्टरनेट फॉर्म्स रिलायबिलिटी में वो कहता है कि विद द अल्टरनेट फॉर्म्स रिलायबिलिटी मेथड 2 forms of same test are constructed. ठीक है, the scores on the 2 forms are then correlated to determine whether they are similar. If they are, the test is said to have form stability. सो हमारे लिए सिर्फ टेस्ट कंटेंट्स की बात नहीं है, हमें फॉर्म की स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करना है. और उसके लिए जैसा भी आपको मैं यहाँ पर मेथड बता रहा हूँ
It is known as alternate forms reliability. Internal reliability को देखिए, वो कहते हैं कि with this method the items on a test are split into two groups. Usually all of the odd number items make up one group and the even numbered items the other group. For example, आपने एक टेस्ट डिजाइन किया, उसमें सपोज आपने 20 क्वेश्चंस पूछे, तो अब आपने अगर इंटरनल वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट को कैलकुलेट करना है तो उन 20 क्वेश्चंस में से ऑड नंबर क्वेश्चंस को सेपरेट कर दें और इवन नंबर क्वेश्चंस को सेपरेट कर दें. ठीक है, 1 3 5 7 9 इन नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप सेपरेट कर दें, 2 4 6 8 इन नंबर के जो क्वेश्चंस हैं इनको आप सेपरेट कर दें, फिर टेस्ट को कंडक्ट करें, स्कोर्स को कंपेयर करें. तो इससे क्या हमारे पास आउटकम आता है? दिस इज द मेथड ऑफ क्रिएटिंग इंटरनल रिलायबिलिटी. अब जब आपने हायरिंग डिसीजन करना हो तो हायरिंग डिसीजन में हमारा कुछ मेरिट वो डेवलप करता है और उस मेरिट को डेवलप करने में वी हैव गॉट सर्टेन अप्रोचेस. इस टॉपिक को बेटा आप शुरू करते हैं. वो कहते हैं कि मेकिंग द हायरिंग डिसीजन आफ्टर वैलिड एंड फेयर सिलेक्शन टेस्ट्स हैव बीन एडमिनिस्टर्ड. ठीक है, एक दफा हमने टेस्ट को वैलिडेट भी कर लिया था और उसको हमने कंडक्ट भी कर लिया था. टू अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट्स, कुछ लोगों के साथ हमने वो टेस्ट कंपेयर किया, कंडक्ट करवाया. A final decision must be made as to which applicant or applicants to hire. तो अब हमें ये फैसला करना है कि इन सब में से हम हायर किसको करें once the test scores are with us. अब उसमें मेरिट को डेवलप करने के लिए हमारे पास कुछ अप्रोचेस हैं. सबसे पहले देखिए लीनियर अप्रोच. लीनियर अप्रोच का कहना यह है कि द हायर एप्लीकेंट स्कोर ऑन द टेस्ट द बेटर दे विल डू ऑन द जॉब. ठीक है, सो अगर हमारा टेस्ट वैलिड और रिलायबल है, हमने उसको रीवैलिडेट भी किया हुआ है, सो जितना हमारा टेस्ट का स्कोर ज्यादा होगा उतनी ही हमारी जॉब परफॉर्मेंस भी ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, तो इन दोनों चीजों को हम कोरिलेटेड, पॉजिटिवली कोरिलेटेड डिस्कस वो कर रहे हैं. सो लीनियर अप्रोचेस टू हायरिंग यूजुअली टेक वन ऑफ 3 फॉर्म्स. तो 3 सिचुएशन हमारे सामने बन सकती हैं. एक कहलाएगा अनएडजस्टेड टॉप डाउन स्कोर, दूसरा होगा पासिंग स्कोर और तीसरे को हम नाम देते हैं बैंडिंग का. अब इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि मेरिट कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है और उसके तकाजे और पैमाने वो क्या होंगे. सबसे पहले देखिए डियर, लीनियर अप्रोच. लीनियर अप्रोच के बारे में वो कहता है कि इट इज अनएडजस्टेड टॉप डाउन सिलेक्शन मेथड. अनएडजस्टेड टॉप डाउन सिलेक्शन मेथड का मतलब यह है कि विद टॉप डाउन सिलेक्शन applicants are ranked ordered on the basis of their test score. अब आपने सारे टेस्ट के स्कोर्स पिक कर लिए. Selection is then made by starting with the highest score and moving down until all openings have been filled. अब हम क्या करेंगे, सबको हमने एक तरतीब में लगा दिया. सबसे ज्यादा स्कोर सपोज आपने सबसे पहले रखी और उसके बाद आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लोअर स्कोर की तरफ चले गए. अब अगला स्टेप ये है कि जिस हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में स्कोर ज्यादा होगी वो शख्स बेहतर परफॉर्म वो कर रहा है. ठीक है, तो हमने सबको हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी में अरेंज किया और अरेंज करने के बाद जो अपर हायरार्की के लोग थे उनको पिक कर लिया. सो दैट इज सिंपली कॉल्ड अनएडजस्टेड टॉप डाउन सिलेक्शन. तो यहां पर जो मेन एरिया हमारा डिस्कस किया जाता है, हमारा जो फोकल पॉइंट है वो इस सवाल पर है. Here the question is who will perform best in the future. तो हमें पता ये चला कि चूंकि हमारा टेस्ट वैलिड और रिलायबल था तो जिनकी स्कोर ज्यादा है वो वहां पर परफॉर्म भी बेहतर वो कर पाएंगे. सेकंड हमारे पास जो मेरिट को डेवलप करने का मेथड है वो है पासिंग स्कोर्स. पासिंग स्कोर के बारे में आपका ऑथर कहता है कि एन ऑर्गेनाइजेशन डिटरमिन्स द लोएस्ट स्कोर on a test that is associated with acceptable performance on the job. ठीक है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं. Organization determines the lowest scores on a test that is associated with acceptable performance on the job. ठीक है, इसमें आप एवरेज वैल्यूज पर पिक करते हो बिकॉज हो सकता है कि जिस टैलेंट हंट की आप बात कर रहे थे पिछली वाली स्लाइड पर, जिसमें कि हमने टॉप नॉच जो नॉलेज था, टॉप नॉच स्किल्स के जो लोग थे, हम उनको हायर करने की बात करते हैं, तो उसी तनासुब से आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी बढ़ रही होगी.
सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि आप किस टेक्निक को और किन बेसिस पर यूज वो कर रहे हो. सो एक दफा फिर से देखिएगा पासिंग स्कोर को. एन ऑर्गेनाइजेशन डिटरमिन्स लोएस्ट स्कोर ऑन अ टेस्ट दैट इज एसोसिएटेड विद एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस ऑन द जॉब. यहां पे जो क्वेश्चन उभर कर हमारे सामने आता है और वो है कि क्वेश्चन बिकम्स हु विल बी एबल टू परफॉर्म एट एन एक्सेप्टेबल लेवल इन द फ्यूचर. तो जब हमने एवरेज एम्प्लॉय की हायरिंग बात की, सिर्फ पासिंग स्कोर के पैरामीटर पे हमने हायरिंग की बात की, तो इस बात की क्या श्योरिटी होगी कि वो शख्स जो कि पासिंग स्टेज के ऊपर हायर हो रहा है वो टॉप मैनेजमेंट के साथ भी कमिटेड, एंगेज्ड और इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वो रहेगा. अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है जी बैंडिंग. ये भी लीनियर अप्रोच है. पाकिस्तान में भी बहुत से बैंक्स ने ये बैंडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज किया. सो बैंडिंग में ये होता है कि इट अटेम्प्ट्स टू हायर द टॉप टेस्ट स्कोरर्स. ठीक है. इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द डिग्री ऑफ एरर एसोसिएटेड विद एनी टेस्ट स्कोर. ओके. तो बैंडिंग के केस में आप जो हाईएस्ट परफॉर्मर्स हैं आप उनको सिंपली पिक कर लेते हो और पिक करने के बाद आप देख लेते हो कि आपने जिन लोगों को हायर किया है अब वो लोग ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी हो और उनके KRA, KPA, KPIs के अचीवमेंट में उनके KSAOs मददगार भी हों. जब हम बेंडिंग अप्रोच को यूज करेंगे तो यहां पर जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो ये है कि द क्वेश्चन बिकम्स हाउ मेनी पॉइंट्स अपार्ट डू टू एप्लीकेंट्स हैव टू बी बिफोर वी से देयर टेस्ट स्कोर्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक हमने टेस्ट कंडक्ट किया, उस टेस्ट में एक एम्प्लॉय के मार्क्स आते हैं 76, एक के मार्क्स आते हैं 75. तो अब ये कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है साइकोलॉजिकल टेस्ट को डील करना. आपको बड़ा सर्वेज करने पड़ते हैं, बड़ी रैशनलिटी यूज करनी पड़ती है, बड़ी रिसोर्सेज को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है ये जानने के लिए कि किस वजह से और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस आपस में इंटरेक्ट वो करती हैं. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट वो कैसे कर रही हैं. So we have to be again sensitive and cautious about the progress and the development of the course. There is another approach known as non-linear approach और non-linear approach में हमारे पास जो टाइप आ रही है that is the cut-off approach. Cut-off approach का मतलब ये होगा कि in it all non-linear tests are scored on a fair, fail or pass basis. Applicants are administered to complete patterns of tests and must pass every non-linear one. ठीक है. तो इस एक टेस्ट में डिफरेंट मॉड्यूल्स हो सकते हैं और उन तमाम मॉड्यूल्स को क्लियर करना वो आपके लिए जरूरी होगा. इसके अलावा सपोजिटली दैट यू आर गोइंग आउट ऑन सम हॉलीडे और आप नॉर्थ में हॉलीडे गुजारने गए हुए हो तो वहां पर वहां के तनासुब और ख्याल के मुताबिक ही अरेंज्ड सर्कमस्टांसेस, लोग, चारा, ये सब कुछ होगा. लेकिन आपको ये सोचना है कि क्या आप लोगों को हायर करोगे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पास एंड फेल. ठीक है. वहां पर कोई मेरिट आपने डेवलप नहीं की, वहां पे आपने कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया. सो आपको सिर्फ पास एंड फेल के ऊपर डिसीजन जो है अपना वो करना होगा. सो ये हमारे पास नॉन लीनियर और लीनियर कुछ अप्रोचेस आई जिन अप्रोचेस में हमने देखा कि एम्प्लॉइज को सिलेक्ट किस बेसिस पर किया जा रहा है और उसके मुताबिक हम अपने टेस्ट को वैलिडेट, रिलायबल वो भी बनाते रहें और हम ये भी चेक करते रहें कि हमारे पास राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम वो हायर होना चाहिए. हमारे कुछ चैप्टर कंटेंट्स और डिस्कशंस फर्दर मौजूद हैं. उसके लिए मैं इस स्क्रीन शेयर को ऑफ कर रहा हूं एंड आई विल बी टर्निंग ऑन अनदर स्क्रीन शेयर.
इन सब के भी हम टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं पर्सनैलिटी डिस्कशंस में। सो हमारे पास सेल्फ एस्टीम का कॉन्टेक्स्ट है, लोकस ऑफ कंट्रोल का कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। लोकस ऑफ कंट्रोल जैसे आप लोगों को पता कि इसमें हाउ मच कंट्रोल यू हैव ऑन योर फेट, इसकी हम बात करते हैं। आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, इनको हम कैलकुलेट करेंगे। मैकवेलियनिज्म स्कोर कैलकुलेट की जाएगी मैकवेलियनिज्म में, जिसमें यू से दैट एंड्स कैन जस्टिफाई मींस, आप कितने प्रैग्मेटिक हो, कितने आप प्रैक्टिकल होकर चीजों को देख रहे हो, तो इन चीजों को हम कैलकुलेट करवाते हैं। इसी तरह आपका नार्सिज्म, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट है। सेल्फ मॉनिटरिंग का लेवल कैलकुलेट किया जा सकता है। रिस्क टेकिंग, टाइप ए टाइप बी पर्सनैलिटी, प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी, तो ये तमाम वो टेस्ट हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट जॉब नेचर्स, डिफरेंट क्रिटिकलिटीज ऑफ द जॉब के मुताबिक कंडक्ट वो करती हैं। अब सेल्फ एस्टीम की कुछ डेफिनेशन यहां पर वो डिस्कस कर रहा है कि सेल्फ एस्टीम वुड मीन इंडिविजुअल्स डिग्री ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग देमसेल्व्स। लोकस ऑफ कंट्रोल जैसा भी आपको मैं बता रहा था कि डिग्री टू विच पीपल बिलीव दे आर मास्टर्स ऑफ देयर ओन फेट। इसमें हमारे पास इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होगा इंडिविजुअल्स हु बिलीव दैट दे कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू देम, और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होगा कि इंडिविजुअल्स हु बिलीव दैट व्हाट हैपेंस टू देम इज कंट्रोल्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस सच एज लक और चांस। और इन्हीं बेसिस पर हमारे पास दो तरह के मैनेजर्स भी आते हैं जिनको हम सिंबॉलिक एंड ओमनीपोटेंट्स कहते हैं। सो ओमनीपोटेंट्स वुड बी हैविंग higher level of internal locus of control, and the symbolic would be always talking about external locus of control. मैकवेलियनिज्म, इसको देख लीजिए। मैकवेलियनिज्म जिसको हम सिंपली मैक भी कहते हैं, मैक स्कोर, वो कहते हैं कि डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल इज प्रैग्मेटिक, मेंटेन्स इमोशनल डिस्टेंस एंड बिलीव्स दैट एंड्स कैन जस्टिफाई मींस। ओके, तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारे पास एक्सप्रेशन है वो ये है कि द एंड्स कैन जस्टिफाई मींस, सो दैट इज योर पर्सनैलिटी डिटर्मिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो कंडीशंस फेवर हाई मैक्स, वो क्या हो सकती हैं? नंबर 1, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद अदर्स, मिनिमल रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड इमोशंस डिस्ट्रैक्ट फॉर अदर्स। ठीक है, तो ये तमाम वो चीजें हैं जो कि हाई मैक्स स्कोर के साथ एसोसिएटेड वो होंगी। इसके बाद अगर हम नार्सिज्म की बात करें तो वो कहते हैं कि अ नार्सिस्टिक पर्सन इज हैविंग हाई सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, रिक्वायर्स एक्सेसिव एडमायरेशन, हैज अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, इज एरोगेंट एंड टेंड्स टू बी रेटेड एज लेस इफेक्टिव। ठीक है, तो ये सब नार्सिसिस्ट पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग की जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पर्सनैलिटी ट्रेट दैट मेजर्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एडजस्ट हिज और हर बिहेवियर टू एक्सटर्नल सिचुएशनल फैक्टर्स। उसमें हाई सेल्फ मॉनिटर्स अगर हम वेरिएबल लेकर आ रहे हैं तो उस हवाले से वो कहता है कि रिसीव बेटर परफॉर्मेंस रेटिंग्स, likely to merge as leaders and show less commitment to their organization। अब यहां से भी हमें अंदाजा हुआ कि जब हम डिफरेंट पर्सनैलिटी असेसमेंट्स कर रहे हैं तो उसमें सेल्फ मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी को कैलकुलेट करना भी हमारे लिए जरूरी होगा, नार्सिज्म को कैलकुलेट करना भी हमारे लिए जरूरी होगा, बिकॉज ये तमाम बातें हमें इंडिकेशंस दे रही होती हैं कि हु इज द राइट पर्सन विद द राइट लेवल ऑफ KSAOs फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ TDRs। अगर हम रिस्क टेकिंग की बात करें तो वो कहते हैं कि हाई रिस्क टेकिंग मैनेजर्स, नंबर 1, मेक क्विकर डिसीजंस। ठीक है, वो बड़े एक्सट्रोवर्टेड टाइप के लोग होंगे, यूज लेस इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस एंड ऑपरेट इन स्मॉलर एंड मोर एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारे पास हाई रिस्क टेकिंग मैनेजर्स की। जब हम लो रिस्क टेकिंग मैनेजर्स की बात करते हैं तो आर स्लो टू मेक डिसीजन, इनकी रैशनैलिटी ज्यादा एक्टिव होती है एज कंपेयर टू इंट्यूशन, रिक्वायर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट मेकिंग डिसीजन एंड एग्जिस्ट इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन विद स्टेबल एनवायरनमेंट्स। ठीक है, जहां पर उनकी एक जॉब सिक्योरिटी भी होती है और वहां पर वो एक प्रोटेक्टेड से एनवायरनमेंट में काम वो करते रहते हैं। रिस्क प्रोपेंसिटी हमारे पास एक मैयर है, उसके बारे में वो कहते हैं कि अलाइनिंग मैनेजर्स रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी टू जॉब रिक्वायरमेंट्स शुड बी बेनिफिशियल टू ऑर्गेनाइजेशन।
तो अगर हमारे पास रिस्क प्रोपेंसिटी किसी शख्स की कैलकुलेटेड नहीं है या कम है, तो उस केस में ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपोजर विद अ जॉब होगा वो हमें उतने कंक्रीट और उतने एविडेंस बेस्ड रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं दे रहा होगा। लाइकवाइज अगर हम टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी की बात करें तो इट सेज कि टाइप ए आर ऑलवेज मूविंग, वॉकिंग, ईटिंग रैपिडली। टाइप ए पीपल फील impatient with rate at which most events take place. Type A people strive to think two or do two or more things at once. Type A people cannot cope with leisure time, and obviously type A people are obsessed with numbers, measuring their success in terms of how and how much, how many and how much of everything they require. ठीक है, तो ये सब टाइप ए की पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स हो गए और हमें उसको टाई अप करना पड़ेगा डिफरेंट तरह की जॉब रिक्वायरमेंट्स के साथ। जिसके बरक्स अगर हम टाइप बी की बात कर रहे हैं तो नेवर सफर फ्रॉम अ सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी विद इट्स अकम्पनिंग इम्पेशंस, ये आपकी टाइप बी की पर्सनैलिटी होगी। फील नो नीड टू डिस्प्ले और डिस्कस आइदर देयर अचीवमेंट्स और अकम्पलिशमेंट्स, तो उसको कुछ भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं है। प्ले फॉर फन and relaxation rather to exhibit their superiority at any cost. ठीक है, वो खुश होने के लिए खेलते हैं, ना कि वो दूसरों से सबकत लेके जाने के लिए खेलते हैं। ओके, सो दैट इज अगेन अ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। और जाहिर है कि जब डिफरेंट सेट ऑफ पर्सनैलिटीज हमारे पास ऑप्शन काम करेंगी तो उससे डाइवर्सिटी भी क्रिएट और इसका टेक्निकल होगा। एंड ऑब्वियसली फॉर टाइप बी में जब हम देख रहे हैं एक्स विदाउट गिल्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन। सो टाइप बी एंड टाइप ए इस देख के हम किस चाहते हैं ताकि उसके मुताबिक वर्क प्लेस सेटिंग से लेकर उनके तमाम इमोशन एंड मूड्स तक की डिस्कशन को हम सही तौर पर लेकर चल सके। इसी तरह जब हम बात करते हैं कहता है कि आइडेंटिफाइज सेक्शन एंड प्रिजर्व until meaningful change occur। ठीक है, तो अब जाहिर है कि हमें अपने एम्प्लॉइज के अंदर यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि देखनी है। एंड इट क्रिएट्स पॉजिटिव चेंज इन द एनवायरनमेंट रिगार्डलेस और इवन इन स्पाइट ऑफ कंस्ट्रेंट्स और ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, तो ये सेल्फ मेड लोग होते हैं, ये स्मार्ट लोग होते हैं। सो वी नीड दीज पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड एज वी नो कि दे वुड बी मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू द पीपल विद लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी। अब हमारी कुछ डिस्कशन वैल्यूज से रिलेटेड चल रही है और वैल्यूज के हवाले से सबसे पहले हम चीजों को डिफाइन करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज में क्या फर्क है। जब हम वैल्यू की डेफिनेशन की बात करें तो योर ऑथर सेज कि वैल्यूज आर बेसिकली मोड ऑफ कंडक्ट और एंड स्टेट ऑफ पर्सनली और सोशली प्रेफरेबल स्टेट्स। ठीक है, so what is right or good, that is determined by what values we are having. And as I told you in the earlier classes कि हमारे लिए वैल्यूज का सोर्स जानना भी बहुत जरूरी है कि हमारे लिए वैल्यूज आती कहां से हैं। टेक्निकली स्पीकिंग वैल्यूज के सोर्स को हम चार कैटेगरीज में रख सकते हैं। वी गेट द वैल्यूज फ्रॉम एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से मुराद वो सारा जिंदगी का माहौल है जिसमें हम पले बढ़े, उसमें हमारे वालिदैन, असातिज़ा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमारे दोस्त अहबाब, हमारा मुआशरा, ये सब लोग एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। दूसरी चीज जो हमारी वैल्यूज को डिटरमिन करती है दैट इज रिलीजन। तीसरी चीज इज डॉक्ट्राइन, जैसे आपके डिफरेंट इज्म्स हैं, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, आपके डिफरेंट इज्म्स हैं। और चौथी चीज इज योर जेनेटिक मेकअप। ठीक है, जैसे कुरान करीम में भी एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आयत मुबारक में फरमाया कि फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, और हमने इंसान में इल्हाम की ताकत रख दी कि क्या सही और क्या गलत है। तो ये जो इल्हाम की ताकत है, ये जो आपकी ख्वाब की कैफियत है, या आपका जो इंट्यूशनल एस्पेक्ट है, दिस इज व्हाट यू कॉल सिक्स्थ सेंस एज वेल। सो ये सब कुछ भी हमारे लिए वैल्यूज को डिटरमिन करने में मदद को देता है। सो चार चीजें हमारे पास वैल्यूज का सोर्स हो गई, हमारी इन्वायरमेंट, हमारा मजहब, डॉक्ट्राइन्स और जेनेटिक मेकअप।
अब जो भी आपकी वैल्यूज इन चारों सोर्सेज से डेवलप हुई, उन वैल्यूज को हम आगे फर्दर सेग्रीगेट करते हैं दो पार्ट्स में, टर्मिनल वैल्यूज एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। टर्मिनल वैल्यूज के बारे में वो कहता है कि दीज आर डिजायरेबल एंड स्टेट्स, जहां पर हमने पहुंचना है, और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज आर द वेज, आर द पैसेज, ठीक है, जिन पर चलकर हम अपने टर्मिनल वैल्यूज के लेवल पर या कोर वैल्यूज के लेवल पर वो पहुंचते हैं। सो वैल्यू सिस्टम के बारे में आपकी डेफिनेशन यहां पर दर्ज है। वो कहते हैं कि a hierarchy based on a ranking of an individual's values in terms of their intensity। ठीक है, कि आप किसी बात को किसी और बात पर क्या फोकियत दे रहे हो, किसी शख्स को किसी और शख्स पर क्या फोकियत दे रहे हो, किसी जगह को दूसरी जगह पर क्या फोकियत दे रहे हो, ये सब कुछ डिपेंड कर रहा होगा आपकी वैल्यूज पर। ठीक है, सो अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज पे बात करें तो इट इज सेड दैट वैल्यूज प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटीट्यूड्स, मोटिवेशन एंड बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कल्चर्स। ठीक है, तो इन तमाम की जो बेसिक बुनियाद है, एटीट्यूड्स की, मोटिवेशन की, बिहेवियर्स की, कल्चर्स की, वो सारी की सारी डिपेंड कर रही होती है किस पर? वो सारी डिपेंड कर रही होती है वैल्यू पर। नंबर 2, इन्फ्लुएंस आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, क्योंकि जाहिर है कि जिस चीज को हम वैल्यू ज्यादा दे रहे होंगे उस चीज के बारे में हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो बदल रहा होगा। रिप्रेजेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये हमारे पास एक एस्पेक्ट आ गया। imply that some behaviors or outcomes are preferred over others, तो ये सब हमारे पास इंपॉर्टेंस है वैल्यूज की। अब हम टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। रॉकीच वैल्यू सर्वे हमारे पास इस हवाले से मौजूद होता है, और इसमें हमने देखा कि टर्मिनल वैल्यूज आर बेसिकली डिजायरेबल एंड स्टेट्स ऑफ एन एग्जिस्टेंस, the goals that a person would like to achieve during his or her lifetime। ठीक है, तो आप इवेंचुअली जहां पर पहुंचना चाहते हो, आप इवेंचुअली जो काम करना चाहते हो, दैट इज बेसिकली नोन एज टर्मिनल वैल्यूज। जबकि इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज जो हैं उसके बारे में आपका ऑथर कहता है कि इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज प्रेफरेबल मोड्स ऑफ बिहेवियर और मीन्स बाय अचीविंग वंस टर्मिनल वैल्यूज। ठीक है, तो अब एक कॉन्टेक्स्ट में, एक हवाले से हम डैडी की नजर के मुताबिक देख रहे हैं कि जिसमें हमने ये बात डिस्कस की है कि वैल्यूज जो हैं वो प्रेफरेबल मोड ऑफ बिहेवियर और मींस ऑफ अचीविंग वन टर्मिनल वैल्यूज वो बनती हैं। अब अगर हम टर्मिनल वैल्यूज की बात करें तो टर्मिनल वैल्यूज की लिस्ट एक उसने फॉर एग्जांपल आपके लिए रखी हुई है। इसमें अ कंफर्टेबल लाइफ, अ प्रॉस्परस लाइफ, ये टर्मिनल वैल्यू है, दैट इज व्हाट वी अल्टीमेटली वांट। एन एक्साइटिंग लाइफ, अ स्टिमुलेटिंग एक्टिव लाइफ, दैट इज व्हाट वी वांट। अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, लास्टिंग कंट्रीब्यूशन, ये हमें चाहिए। A world at peace हमें चाहिए, a world of beauty हमें चाहिए, equality, family security, freedom, happiness, inner harmony, mature love, national security, player, salvation, self respect, ये तमाम कैटेगरीज उन्होंने बनाई जो कि टर्मिनल वैल्यूज के तौर पर हमारे सामने आती हैं। लेकिन इन टर्मिनल वैल्यूज को पाने के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उनके बारे में वो कहता है कि द इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज आर दैट यू नीड टू be ambitious or at least your firm belief on this phenomena। आपको broad minded होना है, आपको capable होना है, cheerful होना है, clean होना है, courageous होना है, forgiving, helpful, honest, imaginative, independent, ये सब क्या है? ये आपकी instrumental values हैं। ठीक है, and instrumental values are basically the ways जिससे कि हम terminal values को achieve वो करते हैं। अब यहां पर उसने different categories के हवाले से, जिसमें एग्जेक्टिव्स हैं, यूनियन मेंबर्स हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, डिफरेंट पोजीशंस, रेजिग्नेशंस के हवाले से उसने टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज का एक रिलेशनशिप दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल एग्जेक्टिव्स को देखिए, टर्मिनल वैल्यू है सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका इंस्ट्रूमेंट हो सकता है ऑनेस्ट। टर्मिनल वैल्यू है फैमिली सिक्योरिटी, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है रिस्पॉन्सिबल। टर्मिनल वैल्यू है फ्रीडम, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कैपेबल। टर्मिनल वैल्यू है अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है एम्बिशियस।
टर्मिनल वैल्यू है हैप्पीनेस, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये तमाम हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं जिस तरीके से हम क्रॉस मैच कर सकते हैं टर्मिनल वैल्यूज को इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज के साथ। अब जब हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, पर्सनैलिटी, मूड्स, इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि एथिक्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, सो एथिकल वैल्यूज एंड बिहेवियर्स ऑफ लीडर्स जो चंद एक होंगे वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होंगे एथिकल क्लाइमेट इन द ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, और अगर फर्ज करो कि हमारे पास टॉप मैनेजमेंट करप्ट है या टॉप मैनेजमेंट के लोग जो हैं वो प्रॉपर वैल्यूज कैरी नहीं कर रहे हैं या उन्होंने वैल्यूज को कभी शेयर ही नहीं किया है, तो उससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इवेंचुअली सफर करेगी। अब वैल्यूज को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास होफस्टेड्स फ्रेमवर्क आता है जो कि कल्चरल स्टडीज में हमें हेल्प करता है। इस फ्रेमवर्क की डिस्कशन हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह इन अवर नेक्स्ट सेशन। तो इस सेशन को बेटा हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं।